एक कॉफी बीन के लिए ग्रीन रह पाना संभव नहीं है। एक कंपनी जो पारंपरिक पेस्टो को अनूठा रूप दे रही है। और हम गए एक सीक्रेट लोकेशन पर एक अलग तरह की स्पेस रेस देखने। लेकिन सबसे पहले प्रीमियम क्रीम जिससे बनती है प्रीमियम टॉफी। हे, ये तो चू करने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी भी टॉफी को उतना ही पसंद करते थे जितना आज हम करते हैं? लेकिन टॉफी से मुंह भरा हो तो तूतनखामन बोलने की कोशिश कौन करेगा? अब भले ही ये 4000 साल पुरानी ना हो, पर केयर्स कनाडा की टॉफी बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है और इन्होंने बहुत सारी टॉफीज बनाई हैं। पिछले 117 सालों में हमारी बनाई टॉफियों को अगर कतार में रखा जाए तो वो दुनिया के चारों तरफ पूरे 3 बार लिपट सकती हैं। अब इससे पहले कि हम अपना बिहाइंड द सीन्स टूर शुरू करें, एक बात बताना जरूरी है। हालांकि पारंपरिक बटरी टॉफी को उत्तरी अमेरिका में इंग्लिश टॉफी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये इंग्लैंड में मिलने वाली टॉफी से बिल्कुल अलग है। कर परिवार स्कॉटलैंड से कनाडा आया और तब से अब तक उन्होंने अपनी टॉफी बनाने वाली रेसिपी को नहीं बदला है। हम हर रोज यहाँ आकर टॉफी बनाते हैं, इससे मीठी बात और क्या हो सकती है। इनकी रेसिपी सफलता की गारंटी रही है और कर्स हर साल 6.5 करोड़ टॉफीज बनाते हैं। कर्स की स्थापना 1895 में एडवर्ड और एल्बर्ट कर ने की थी। आमतौर से एक साल में कर्स करीब 4000 किलो मक्खन, 2000 लीटर क्रीम, 30,000 लीटर मीठा कंडेंस मिल्क और 15,000 किलो पाउडर्ड मिल्क इस्तेमाल करते हैं। काफी सारी डेयरी सामग्री, लेकिन टॉफी बनानी है तो इस सारी डेयरी सामग्री को मीठा बनाना जरूरी है। उसके लिए ग्लूकोज और लिक्विड शुगर को मापकर एक तांबे की केतली में डाला जाता है। फिर शुगर और फैट को जोड़ने के लिए इमल्सिफायर मिलाए जाते हैं। इसी से टॉफी को कंसिस्टेंट टेक्सचर मिलता है। लेकिन डेयरी वाला हिस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें थोड़ा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का मक्खन मिक्स किया जाएगा। यानी इसकी सामग्री है बस डेयरी उत्पाद और शक्कर, लेकिन टॉफी बनाने के लिए एक और चीज भी जरूरी है, गर्मी। इस मिश्रण को उबाला जाता है। शक्कर मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके कैरमल वाला रंग और फ्लेवर्स पैदा करती है, जो टॉफी की खास पहचान है। तापमान जितना ज्यादा होगा, मिश्रण का उतना ही ज्यादा पानी भाप बन जाएगा और उतनी ही सख्त टॉफी बनेगी। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही टॉफी आपके मुंह में जाती है, आपका लार टॉफी के शुगर मॉलिक्यूल्स को गीला करता है और टॉफी नरम होकर चूसने लायक हो जाती है। कर्स 5 फ्लेवर्स की टॉफी बनाते हैं और ये वाला बैच है जाना पहचाना बटर क्रीम वनीला। और यहाँ वो अलग अलग फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। अब इस उबलती टॉफी की यात्रा शुरू होगी एक फेरिस व्हील पर। ठंडा पानी व्हील से गुजरता रहता है, जिससे टॉफी एक सार फैलने के साथ साथ ठंडी भी होती रहती है। ये बड़ी चक्री घूमती रहती है और टॉफी के रिबन्स बनाती रहती है, जिससे ये और तेजी से ठंडी होती है। इस मजेदार प्रक्रिया में कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। टॉफी का आखिरी हिस्सा तक हाथों से इस व्हील पर रख दिया जाता है, यानी बर्बादी की कोई गुंजाइश नहीं। इस यात्रा के बाद अब टॉफी को आराम की जरूरत है। पूरी प्रक्रिया में मशीनों के इस्तेमाल के बावजूद कुछ पारंपरिक तरीके अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरा मशीनीकरण नहीं हुआ है। हर चरण पर इंसानी हाथ लगते हैं। आराम पूरा हुआ। अब इसका तापमान और कंसिस्टेंसी एकदम सही है। रोलर पर जाने को तैयार। यहाँ टॉफी के बड़े ढेरों को विशाल रोलरों से अच्छी तरह दबा और मसल कर एक रोप तैयार की जाती है। टॉफी रोप रोलरों से फिसलती हुई आखिर में टॉफी के लायक सही आकार ले लेती है। और अब ये कट एंड रैप मशीन के लिए तैयार है। एक तेज रफ्तार कैंची टॉफी को काटती है, जिसे पलक झपकते ही लपेट दिया जाता है। ओह, मेरी पलक झपक गई। कोई बात नहीं, आपके लिए इसे धीमा करके दिखाते हैं। शुक्रिया, वाकई काफी तेज रफ्तार है।
ये 1 सेकंड में 15 टॉफी लपेटती है, यानी 1 घंटे में 54,000। इसके बाद टॉफी ओवरहेड कन्वेयर बेल्ट पर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है ताकि जगह की बर्बादी बिल्कुल न हो और पैकेजिंग रूम में जा पहुंचती है। और यहाँ होगी टॉफी की बरसात। यहाँ टॉफियों को एक फॉर्म एंड फिल मशीन से मिक्स करके वजन किया जाता है। हर हॉपर में टॉफी का सही वजन जाने पर उन्हें बैग्स में डालकर सील बंद कर दिया जाता है। अब अगली यात्रा की बारी है। ये है मैरी गो राउंड। बैग एक घूमती गोल मेज पर आकर गिरते हैं ताकि इन महिलाओं को इन्हें डिलीवरी के लिए बॉक्स में पैक करने का सही समय मिले। एक बॉक्स में 12 बैग और एक पैलेट पर 120 बॉक्स। यानी ये सज्जन इस समय बढ़िया टॉफी के 1500 बैग ले जा रहे हैं। जी हाँ, 100 सालों से भी ज्यादा समय से एक परिवार की ये खास रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की पसंदीदा रही है। टॉफी कनाडा वासियों की मनपसंद चीज है और वजह है सामग्री, असली क्रीम और असली दूध का बेहतरीन स्वाद। फिर तो वाकई इसका मजा लेना चाहिए। पेस्टो इटली के भोजनों की एक खास रेसिपी। इसकी खासियत है इसकी सादगी और विविधता। पेस्टो पेसल मूसल शब्द से आया है, वो टूल जिसका इस्तेमाल सामग्री को एक ओखली में पीसने के लिए किया जाता है। पेस्टो का सीधा सादा मतलब यही है। पेस्टो को कई तरह की सामग्री से बनाया जा सकता है, धूप में सुखाए टमाटरों से लेकर कर्ली केल तक और कई तरह की ताज़ा हर्ब्स के साथ। लेकिन इसका सबसे लोकप्रिय रूप है जेनोआ की पेस्टो जेनोवीजे, जिसकी सामग्री है पाइन नट्स, ऑलिव ऑयल, पार्मेजान, लहसुन और तुलसी पत्ता, जिसे हर्ब्स का राजा माना जाता है। इसके निर्माता सनफ्लावर किचन्स चाहते हैं कि हर कोई उनकी पेस्टो का स्वाद ले, इसलिए वो इसे थोड़ा अलग तरह से बनाते हैं। और इस एक बात पर इसके मालिक पति पत्नी एल्डर्ड और न्यूरीत हमेशा सहमत हैं। पत्नी के साथ काम करना मिला जुला अनुभव है। कभी वो बॉस होते हैं और कभी मैं। 24 घंटे 7 दिन साथ रहना और साथ काम करना। जी हाँ, एल्डर्ड और नूरत के 17 सालों के खुशनुमा शादीशुदा जीवन की ये परफेक्ट रेसिपी रही है। ये अपने उत्पादन को इतने प्यार और ध्यान से बनाते हैं कि उनके सभी पेस्टो सेहत के लिए उत्तम और नट से मुक्त होते हैं। यानी उनके पेस्टोज में पार्मेसन या पाइन नट्स नहीं होते, उसकी जगह होता है तुलसी पत्ता, और सनफ्लावर किचन्स इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। उनका क्लासिक पेस्टो सबसे ज्यादा बिकता है, जो हर हफ्ते 180 किलो सप्लाई किया जाता है। अच्छी तुलसी रेतीली मिट्टी में उगती है, इसलिए इसे धोना जरूरी है। इस तरह वो गंदगी और बीजों से मुक्त हो जाएगी। और अब एक सनसनाता तथ्य, इसकी ताजगी कायम रखने के लिए इस सिंक में ढेर सारी बर्फ है। तुलसी की पत्तियों को बहुत सावधानी से हैंडल करना होता है, वरना वो डैमेज हो जाएंगी। वो सुगंधित तेल छोड़ती हैं और उनकी खुशबू आपको घेर लेती है, लेकिन ज्यादा रगड़ने या मसलने से उनका तेल निकल जाएगा और बचेंगी बस बेस्वाद पत्तियाँ। हर बैच में 72 किलो तुलसी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। इन्हें ढेर सारे सनफ्लावर ऑयल के साथ एक फूड प्रोसेसर में डाला जाता है। सनफ्लावर ऑयल में एक हल्का सा फ्लेवर होता है, जिससे तुलसी की पत्तियों का स्वाद उभर आता है। प्यूरी तैयार होने के बाद अब बारी है स्पेशल सामग्री की। ये है पाइन नट्स का विकल्प, सनफ्लावर ऑयल के बीज। जिन्हें नट से एलर्जी है वो भी इसे खा सकते हैं और इसका क्रीमी टेस्ट पेस्टो को पाइन नट्स के जैसा ही फ्लेवर देता है। और ये विकल्प सेहतमंद भी है। सनफ्लावर के बीजों में जरूरी फैटी एसिड्स, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। सनफ्लावर के बीजों को नमक के साथ प्यूरी में मिलाया जाता है, जिससे पार्मेसन के बिना ही बढ़िया स्वाद मिलता है। साथ ही इसमें थोड़ा सा लहसुन और तेल डालकर फिर इसे ब्लेंडर में मिलाया जाता है। काम का काम, स्वाद का स्वाद। बिल्कुल, हर बैच को एक जैसा होना चाहिए, इसलिए टेस्ट टेस्ट बहुत अहम है। सही स्वाद होने पर इसे पाइप के रास्ते पैकेजिंग रूम में पहुंचा दिया जाता है। पेस्टो को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ऑक्सीजन को पैकेट से पूरी तरह निकाल दिया जाता है।
ऑक्सीडेशन फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किसी तरह पेस्टो के कंटेनर में आ गए तो पेस्टो तेजी से बासी होने लगेगा और इसका रंग और स्वाद बदल जाएगा। इसे आसानी से समझने के लिए एक सेब को काट कर रखिए और भूरा होता देखिए, यही ऑक्सीडेशन है। अब ये विविधता भरा इटालियन स्टाइल का सॉस पास्ता और पिज्जा के साथ आनंद लेने के लिए तैयार है। आप किसी भी देश में हो और पेस्टो का कोई भी रूप आपको पसंद हो, एल्डेड और नुरीत इस सिंपल सॉस को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान देने में जुटे हैं। एक कथा के अनुसार कॉफी की खोज बकरियों के एक चरवाहे द्वारा की गई थी। उसने अपनी बकरियों को एक खास झाड़ी से छोटे छोटे फल खाने के बाद ज्यादा उछल कूद करते देखा। उसने खुद उसे चखा और बस कॉफी की गाथा शुरू हो गई। और अब कॉफी से जुड़े एक खानदान की कहानी। यहाँ जावा वर्क्स में कॉफी लोगों के खून में है और यहाँ प्रत्येक काम करने वाला एक परिवार का हिस्सा है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ एक साथ काम करती हैं। स्पीरोज, जिन्होंने 70 के दशक के अंत में कॉफी को रोस्ट करना शुरू किया, उनके दामाद और को ओनर फ्रैंक और फ्रैंक के बेटे टॉमी। हमारे वो कर्मचारी जो परिवार के नहीं हैं, वो भी हमारा परिवार ही हैं। ये नजदीकी रिश्तों वाला परिवार है। हमारी सभी कॉफीज हमारे परिवार की सीक्रेट रेसिपी हैं, जो सालों से वैसी ही चली आ रही हैं, उस ओरिजिनल कॉफी रेसिपी की तरह जो 70 के दशक से वैसी ही है। और अब मिलिए ब्रू मास्टर रॉब से। जावा वर्क्स की सारी कार्यवाही इन्हीं की निगरानी में होती है। वो रोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया देखते हैं, पहले ग्रीन बीन चरण से लेकर आखिरी चरण तक। जी हाँ, ग्रीन बीन्स। शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन कॉफी के बीन्स रोस्ट करने से पहले हरे ही होते हैं। सबसे पहले हमें बेहतरीन हरे कॉफी बीन्स ही चुनने होते हैं। कॉफी की क्वालिटी बीन्स की क्वालिटी पर निर्भर करती है। यानी श्रेष्ठ बीन डालेंगे तो श्रेष्ठ कॉफी पाएंगे। बात एक अकेले बीन की नहीं है, पूरे 4,500 बीन्स डालने पर 1 किलो रोस्टेड कॉफी मिलती है। हरे बीन्स रोस्टर में डाले जाते हैं और तेजी से रोस्ट करते जाते हैं। कभी कभी सिर्फ 15 मिनट काफी होते हैं, लेकिन कभी कभी 20 मिनट भी लग सकते हैं, जैसा रोस्ट करना हो उसके अनुसार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 45 देश कॉफी का उत्पादन करते हैं और वो सभी ट्रॉपिकल इलाके में है? यानी गर्मी देने वाली कॉफी गर्म देशों से ही आती है। हम पूरी दुनिया से बढ़िया बीन्स चुनते हैं। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया, अफ्रीका, पूरी दुनिया से जहाँ से भी बढ़िया बीन्स मिले हम ले लेते हैं। हर देश की कॉफी का अपना खास फ्लेवर होता है। जावा वर्क्स में एक अकेले बैच में करीब 225 किलो कॉफी रोस्ट की जाती है, जो 21,000 कप कॉफी बनाने के लिए पर्याप्त है। तैयार बीन्स को क्रैशर में डाल दिया जाता है। रोस्ट के मुताबिक तापमान करीब 250 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। रोस्टर के अंदर घूमते नाचते ये बीन्स धीरे धीरे हरे से भूरे होते हैं। एक खिड़की से रॉब इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। जैसे ही बीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं, बीन्स के अंदर कैद नमी भाप में बदलती है और बीन्स को आकार में फुला देती है। लेकिन सही भूरा होने तक उन्हें तैयार नहीं माना जाता। कंसिस्टेंसी के लिए उन्हें पिछले बैच के परफेक्ट बीन्स के साथ मिलाकर देखा जाता है। ठीक उस पल जब रॉब को लगता है कि अब वो तैयार हैं, उन्हें भट्टी से निकालकर कूलर में डाल दिया जाता है। सिर्फ 5 सेकंड की देरी भी तैयार उत्पाद की क्वालिटी पर खासा प्रभाव डालती है। हाँ, इसलिए जरूरी है कि रोस्टिंग में परफेक्शन के पॉइंट पर पहुंचते ही उन्हें तुरंत ठंडा किया जाए, ताकि वो और रोस्ट ना होने पाए और उनका फ्लेवर ना बिगड़ जाए। ठंडा पानी और स्पिनिंग सुनिश्चित करते हैं कि बीन्स एकदम परफेक्ट हों। हम अपनी कॉफी के बारे में बहुत सतर्क हैं। ये तब तक बाहर नहीं जाती जब तक हमें 100% तसल्ली ना हो जाए। उसके बाद या तो उन्हें स्टोरेज बिन्स में डाला जाता है या फिर ब्लास्ट के जरिए स्टोरेज ड्रमों के कॉफी बीन स्ट्रेटोस्फीयर में भेज दिया जाता है, जहां वो अगली प्रक्रिया तक पड़े रहते हैं। वहाँ हम ये तय करते हैं कि अब इनके साथ क्या करना है। क्या उन्हें होल बीन के रूप में पैक करना है या फिर उन्हें ग्राइंडर में डालकर पीसना है।
बीन्स को ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, जिससे हम और आप घर पर कॉफी बना सकते हैं। आधे घंटे से भी कम समय की प्रक्रिया में ये पाउडर पैक करने के लिए तैयार होता है। ग्राउंड कॉफी अपनी यात्रा के आखिरी चरण में है। ये एक मशीन द्वारा फॉइल रैप में बनाए पाउच में पैक की जाती है और कन्वेयर बेल्ट पर आते ही यात्रा का आखिरी चरण भी पूरा हो जाता है। यहाँ से वो भेजे जाने के लिए एक बॉक्स में डाली जाती है और अब हर बीतता पल अहम है। बीतते वक्त के साथ कॉफी खराब होती जाती है। हमारी फिलॉसफी है बीन से कब तक ताज़ा कॉफी, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें ताज़ा ही भेजा जाए जैसी वो रोस्ट हो जाएं। जावा वर्क्स एक दिन में 3,500 किलो कॉफी बनाते हैं, जो 5 लाख कप कॉफी बनाने के लिए पर्याप्त है। एक फैमिली बिजनेस के लिए काफी अच्छा टर्नओवर है। किस देश में प्रति व्यक्ति कॉफी की खपत सबसे ज्यादा है? फिनलैंड 11.4 किलो प्रति व्यक्ति। सन 1973 में सैटर्न रॉकेट छोड़े गए थे और अपोलो का चांद मिशन भी सभी के दिलो दिमाग में ताजा था। उसी समय ओंटारियो कनाडा में चैपमैन्स आइसक्रीम अपने मिशन में जुटे थे, जो था बिल्कुल अलग किस्म की आइसक्रीम और लॉलीज बनाना। 1973 में मेरे माता पिता डेविड और पेनी चैपमैन ने एक छोटी सी फैक्ट्री खरीदी और आइसक्रीम के कारोबार में भाग्य आजमाने का फैसला किया। ये सब उसी का नतीजा है। आज चैपमैन्स कनाडा की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट आइसक्रीम कंपनी है। 30 से ज्यादा लोकप्रिय उत्पाद बनाने के बाद उन्होंने भी अंतरिक्ष से नाता जोड़ने का फैसला किया और सभी के आनंद के लिए एक बेहतरीन आइस लॉली रॉकेट बनाया। ऐसी परंपराओं को जीवित रखना हमारे लिए अहम है। सभी उम्र और पीढ़ियों के बच्चे ऐसी चीजों पर बहुत फिदा होते हैं। सही कहा। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहला आइस लॉली रॉकेट 50 साल पहले हॉलैंड में ओला आइसक्रीम कंपनी ने बनाया था? चैपमैन्स की आधुनिक फैक्ट्री में काम करने वालों को कड़ी डीकंटामिनेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है। हाथों का सैनिटाइजेशन और जूतों की सफाई, इतना सब कुछ ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ बनी लॉलीज खाने में सर्वश्रेष्ठ हो। इस बर्फीली ट्रीट की रेसिपी बेहद सरल है। बस पानी, शक्कर और फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए। काफी रिसर्च के बाद चैपमैन्स ने अपनी रॉकेट मिशन के लिए स्ट्रॉबेरी, मैंडरिन ऑरेंज और लेमन लाइम को चुना। रेसिपी भले ही सरल हो, लेकिन बनाने की प्रक्रिया काफी टेक्निकल है। इसमें स्पेस शटल जैसी जटिल और अति आधुनिक मशीनरी की जरूरत पड़ती है। मशीनरी हॉलैंड से आती है। काश ये चांद पर आदमी उतारने की कोशिश भी करते, क्योंकि एक दिन में 4,32,000 लॉलीज बनाने के लिए सब कुछ पूरी सटीकता से करना पड़ता है। जी हाँ, और काउंटडाउन शुरू होता है अब। सबसे पहले थोड़ा स्ट्रॉबेरी जूस मोल्ड की तह में छिड़का जाता है और मोल्ड टेबल के अंदर घूमता बर्फीला नमकीन पानी या ब्राइन लिक्विड को तुरंत जमा देता है। असल में हमारी रॉकेट लॉली में 3 रंगों और फ्लेवरों को सफाई से अलग रख पाना बहुत मुश्किल होता है। ब्राइन के तापमानों पर कड़ा नियंत्रण रखना होता है। बचे हुए लिक्विड को मिनी वैक्यूम जेट से सोख लिया जाता है ताकि रंग आपस में मिल न जाए। टाइमिंग और फ्रीजिंग का परफेक्ट होना बेहद जरूरी है। और अब ऑरेंज जूस का छिड़काव, फिर से बचा हुआ जूस सोख लिया जाता है और अब रॉकेट में लेमन लाइम छिड़का जाता है, जो असल में उसकी सबसे निचली परत बनेगा। और अब क्योंकि आइस लॉलीज तेजी से जम रही हैं, इसलिए स्टिक्स भी तुरंत लग जानी चाहिए। चैपमैन्स एक साल में 18 करोड़ से ज्यादा स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कनाडा में बर्च के पेड़ों से बनती हैं। अब वो अपने मिशन पर जाने को कतार में तैयार हैं। स्टिकों को सही तरह सांचों में डाल दिया गया है। रॉकेट लॉलीज करीब करीब जम चुकी हैं, इसलिए स्टिक अपनी जगह पर हैं। उनके पूरा जमने के बाद गर्म पानी की धार इन रॉकेटों को सांचों से निकाल देती है ताकि इन्हें रैप किया जा सके। आमतौर से इस रोलर मशीन से हम एक शिफ्ट में 7 से 8 हजार कार्टन तैयार करते हैं।
वाह, यानी एक शिफ्ट में 1,44,000 रॉकेट। नासा वालों का इस बारे में क्या कहना है? लेकिन इन रॉकेट्स को छोड़े जाने का स्टेशन केप कैनावरल नहीं, बल्कि चैपमन्स का विशाल फ्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये काफी ठंडा है। यहाँ से छूटकर ये रॉकेट स्वाद के अंतरिक्ष में अंतिम छोर यानी हर उम्र के बच्चे के मुंह में पहुंचकर अपना मिशन पूरा करेंगे।